अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। कई बार सावरकर को लेकर कई तरह की आलोचनाएं हम लगातार सुनते हुए चले आ रहे हैं। गांधी, नेहरू, सावरकर ये एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के धुर विरोधी, जैसा कि एक माहौल वर्तमान में क्रिएट किया जा रहा है? आप अपने विचार किस तरह से इन तीनों के बारे में रखेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत की जो पूरी आजादी चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी दो धाराएं थी। एक धारा थी जिसका प्रतिनिधित्व गांधी और नेहरू करते हैं, और वो धारा जो थी वो सबको साथ लेकर चलने वाली धारा थी, सर्वधर्म समभाव की धारा थी, अहिंसा की धारा थी, ये सारा कुछ। दरअसल सावरकर दूसरी धारा के भी प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि काला पानी से निकलने के बाद आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। 1937 में जब वो आजाद होते हैं तो वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, और 37 से लेकर 47 तक आजादी की लड़ाई में उनका कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसी समय एक दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया वो डेवलप कर रहे थे, जो हिंदुत्व के माध्यम से हमारे सामने आता है। और वो जो हिंदुत्व का पूरा कंसेप्ट था वो नस्ली राष्ट्रवाद का था, नस्ल पे आधारित जो राष्ट्रवाद होता है उस नस्ली राष्ट्रवाद का था। और ये आप कहीं ना कहीं कह सकती हैं कि जर्मनी में जिस तरह का राष्ट्रवाद था या इजराइल में जिस तरह का राष्ट्रवाद है, एक नस्ल एक राष्ट्र का मामला वहां से निकलता था। तो इनको साफ तो हम कहीं से नहीं कह सकते हैं, धुर विरोधी जरूर कह सकते हैं। मतलब सावरकर की कोई भूमिका देश की आजादी में आप नहीं मानते हैं? नहीं, देश की आजादी में हर उस आदमी की भूमिका है जो 1 घंटे के लिए भी जेल गया, जो 1 घंटे के लिए भी किसी मूवमेंट में गया। सावरकर 10 साल जेल में रहे, तो ये कहना कि सावरकर की कोई भूमिका नहीं है, ये कृतज्ञता होगी। मैं इस भाषा में बात नहीं करता हूं। वो जेल गए, उन्होंने एक जमाने में लड़ाई लड़ी। सबसे बड़ी भूमिका तो मैं ये मानता हूं कि 1857 पर पहली हिंदी में शानदार किताब आई, मराठी में लिखी थी लेकिन वो हिंदी में अनुवाद हुई, और इंग्लैंड में रहने का पूरा फायदा उठाया उन्होंने। 1857 के जब 50 साल पूरे होते हैं तो वहां पर कार्यक्रम किया जिसमें 25-26 लोग गए। अगर 2-2.5 लोग जाते तो भी मैं उसको बहुत महत्व देता, क्योंकि लंदन में बैठ के 1857 के समर्थन में करना एकदम से बड़ी बात थी। अभी तो रुको। लेकिन 2 सावरकर हैं, एक जेल में जाने से पहले और एक माफिया मांगकर जेल से रिहा होने के बाद। जो पहले सावरकर हैं वो मेरे लिए भी सम्माननीय है, वो हर भारतीय के लिए सम्माननीय है। लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरे सावरकर हैं जो जेल से बाहर निकल के आते हैं, उनकी आजादी में तो भूमिका छोड़ दीजिए, और उनकी देश के धार्मिक ध्रुवीकरण में वैसी ही भूमिका है जैसी मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका थी। संगीत रागी जी, सावरकर जी से दो आजीवन कारावास मिला था, 8x8 के कमरे, 6x6 के कमरे, जिसमें एक छोटी सी रोशनी है, यदि आप जाकर के देखा होगा तो अभी भी है, बिल्कुल। तो उससे मेरा क्या फायदा? और जो आदमी मराठी साहित्य का बंकिम माना जाता है, जो समुद्र की लहरों से बात करके अपने नाखूनों से कविता लिखता हो, उस सावरकर की तुलना, उसके जेल की तुलना, यदि नेहरू को, ऐसा मैं मानता हूं कि यदि नेहरू को 1 महीना भी रख जाते तो पसीने छूट गए होते। अबे कौन है बे तू? और नेहरू को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। ये और बात है। ठीक है अशोक जी, आप उनकी बातों पर टिप्पणी, फिर अरविंद जी आ रही है। हालांकि सवाल सावरकर पे था, गांधी नेहरू पे बात हुई और कहा गया कि सावरकर की जेल में और नेहरू की जेल में फर्क था। सावरकर के चुनाव में और नेहरू के चुनाव में भी फर्क था। सावरकर ने हिंसा चुनी थी, नेहरू ने अहिंसा चुनी थी। दूसरी बात, सावरकर अकेले उस जेल में नहीं थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, सैकड़ों और लोग उस जेल में थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, बहुत सारे लोग उस जेल में लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। इस देश में क्रांतिकारियों ने जब चुना हिंसा का रास्ता, तो फांसी का फंदा हंसते हंसते चुना। तुलना करने के लिए वो नहीं बैठे थे कि उनको कैसी जेल हुई और मुझे कैसी जेल हुई। माफी किसी ने 6 बार नहीं मांगी। रहा सवाल आजादी का कि विद मुस्लिम, विदाउट मुस्लिम, अरे भाई नो आजादी। 1941 की बात हो गई, 40 की बात हो गई, 42 की बात गोल कर दी गई। 42 में जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो सावरकर जी अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे। उस समय सावरकर जी जो है 2 डोमिनियन स्टेट पे राजी हो गए थे। एक डोमिनियन स्टेट मुस्लिम लीग के साथ था, और एक मुस्लिम लीग के पास चला जाए, और एक डोमिनियन स्टेट हमारे पास चला जाए। सरकार सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। 1942 से लेकर 1946 तक अंग्रेजों के बाएं दाएं हाथ कौन थे? बाएं हाथ थे जिन्ना और दाएं हाथ थे सावरकर। तो यहां अंग्रेजों की लड़ाई नहीं, चित्रा जी देखिए, अगर आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं लगातार बीच में डिस्टर्ब करना शुरू करूंगा, और आपको समझ में आ गया होगा आवाज मेरी भी बहुत ऊंची है। चित्रा जी मैं इसका उत्तर जरूर। मैंने अभी बात पूरी नहीं की है, मैंने शांति से आपको सुना है, सुनिए आप।
मैंने आपसे नहीं बोला है, मैं इनसे बोल रहा हाँ हूँ। ठीक है, मैं भी उन्हीं से बोल आप रहा हूँ, अपना यही मान धैर्य लीजिए। रखिए और अपना आराम तेवर से कम अब- कीजिए। अब हम- तेवर तो यही रहेगा। स्टूडियो वाला तेवर में- दर्शक तेवर तो यहाँ कम पे नहीं करेंगे। होगा, पता है तेवर ले आइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, तेवर तो यही ये रहेगा। साहित्य- शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो बहुत क्लियर उनका था उस जमाने में। अब जेल के अंदर क्या हुआ, जेल से बाहर निकलने के बाद उनका कैसे बदल गया, ये सोचने वाली बात है। और उसके बीच में वो 6 माफीनामे हमेशा रहेंगे। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू अशोक का जी? एक माफीनामा नहीं था। कोई मुझे यहाँ मेरे जितने पास लोग, मैं देखिए मैं हाँ, बता मैं दीजिए। पढ़ के सुना देती बता हूँ। दीजिए। मैं जब रिसर्च निकाल हाँ, रही थी हाँ। उस समय मेरे सामने है साल 1923 में नाभा रियासत नाभा में एक सेकंड रुक जाऊं। बस अब पढ़ तो लेने दीजिए पहले पढ़ लेने दीजिए। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात माफ यह करवा है, ली और रिहा भी हो गए। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नंबर 1। दूसरा, नाभा में यह पहला ही तथ्य गलत था, कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। उधर वाले एक सहमत सेकंड, नहीं होते एक ना सर सेकंड, आपकी बात तो से। मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए। मुझे वो माफीनामा किसी अभी कहीं तो दिखा मेरे दीजिए। पास फिर नहीं तो नहीं, मैं भी- उधर वालों को कह रहा हूं मैम, हाँ। कोई दिखा दे, कहीं दिखा दे। मैं तो 10 साल से मांग रहा हूं, कोई दिखा दे एक बार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गांधी जी के पास सावरकर के छोटे भाई गए थे। उन्होंने कहा कि सावरकर जी को इतने लंबे समय से जेल है, और जब वो हुआ, प्रोक्लेमेशन हुआ, शाही प्रोक्लेमेशन हुआ और उसमें सावरकर नहीं छूटे, तो गांधी ने अपने अखबार में बाकायदा पत्र लिखा, इस बात को लेख की तरह लिखा कि सावरकर और उनके भाई को भी छोड़ा जाना चाहिए। एक तो इसको गांधी की महानता की तरह स्वीकार करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस समय तक गांधी को नहीं पता था कि 5 माफीनामे ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। आखिरी बात यह कि कभी सावरकर ने गांधी की इस बात के लिए तारीफ की कि मेरे विचार के एकदम विरोधी होने के बावजूद इन्होंने मेरे लिए बाकायदा लेख लिखा। सवाल यहां है, गांधी ने तो बहुतों की तारीफ की है, भगत सिंह की भी तारीफ की है, जबकि उनके विचार से तभी अलग तो थे। वो राष्ट्रपिता कहलाए। तभी वो राष्ट्रपिता कोई और कहलाए। दूसरा तो बिल्कुल। राष्ट्रपिता नहीं बना, तभी वो राष्ट्रपिता कहलाए। प्यारी समझ गई। जो लोग कहते हैं देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको गांधी का हिंद स्वराज पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है सुभाष चंद्र ठीक है। बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहने से पहले देखिए, हिंद स्वराज जरूर पढ़ा होगा। सुन लीजिए, देखिए यही बदतमीजी है। आराम से सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जिनको आप- बीच सर में जी, जिसको सर जी, बीच भाषाएं में मुझे भी इंटरफेयर आती हैं, करने की शुरुआत आपने की ठीक है थी। ठीक है, आराम से। ये सर, बीच अपने में बात- बदतमीजी करने ठीक, की आराम से। संस्कार जो है वो सर, मुझे नहीं सर, मालूम है अगर कि ये नेहरू की तरफ से आया अगर है ये या कहां से बदतमीजी आया है तो इस बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी, मेरे पिछली बात में बीच में बोल रहे हैं। ठीक है।